बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगा पेट्रोल फिर से महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹257.13 मुकर्रर, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹7 फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल ₹267.95 लीटर हो गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुमताज़ शेखरी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है। कहिएगा मुमताज़। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट ने जो है गैस और बिजली के बाद आवाम पर जो है पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में जो है ₹1 का इजाफा कर दिया गया है, जबकि डीजल की कीमत में जो है ₹7 का इजाफा कर दिया है। इस तरह जो है नई कीमत जो पेट्रोल की कीमत है ₹1 इजाफे के बाद जो है ₹256, जबकि डीजल की कीमत जो है ₹7 इजाफे के बाद 260 से बढ़कर जो है ₹267 जो है उसकी कीमत मुकर्रर कर दी गई और बाकायदा जो है कीमतों का इतला हो गया है। इस वक्त जो है मैं एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो शहरी आ रहे हैं, जो पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं, इनसे जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था हुकूमत जो है एक तरफ कह रही है कि महंगाई के जो स्टेट्स है वो कम हो रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं, 6 से जो है 6% से नीचे जो महंगाई के शरह आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है पेट्रोल की कीमतें रोज़ ब रोज़ जो है इसमें इजाफा होता जा रहा है। इससे पहले तकरीबन 15 जनवरी को ₹3 का इजाफा कर दिया था, आज 31 जनवरी को जो है ₹1 का मजीद इजाफा कर दिया है और इस तरह जो है शहरियों के मुश्किलात में इजाफा हो। शहरियों का ये भी कहना है कि हम अपने बच्चों को पालें या बाइक में पेट्रोल डाल के जो है काम पे जाएं, क्या करें, लेकिन गवर्नमेंट जो है एक तरफ महंगाई के जो है ख़त्म होने के जो है जिस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो पेट्रोल को कीमतें हैं उसमें इजाफा कर रहे हैं। इस वक्त जो है एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मुझे बताएगा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, ₹1 का आज फिर से जो है इजाफा कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? यार कहना तो कुछ भी नहीं चाहेंगे, हम कुछ कह ही नहीं सकते। टाकी पोच वजीर आजम है, इसने वजीरों और मशीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी, अभी हम लोगों से ही निकालेगा। मुल्क के जिस तरह हालात हैं, इन लोगों को मुल्क के ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन ये आवाम की चड्डी लाल करने में लगे हुए हैं। अपनी तनख्वाहों में इजाफा करने में लगे हुए, दूसरी जानिब जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दिए गए हैं और पेट्रोल की कीमतें जो है बढ़ाने में लगे हुए। उनका मुतालबा है गवर्नमेंट से कि जिस तरह महंगाई की शरह जो है नीचे आ रहे 6% से कम कि जो शरह पिछले साल तकरीबन जो है उसके कम तरीन सतह पर आ गई है और पेट्रोल की कीमतें जो है इसी हिसाब से कम किए जाएँ ताकि आवाम को जो है रिलीफ मिल सके। जी अच्छा मुमताज़ शेखरी, आपकी बात हुई है अभी एक शहरी से। यकीनी तौर पर ये मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उनके साथ ही साथ अगर हम बात करें दिहाड़ीदार तबके की, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है आज। जी बिल्कुल। दिहाड़ीदार तबका जो है ख़ास तौर पर पेट्रोल की जो कीमतें जिस तरह बढ़ रही है, ₹1 का जो इजाफा हुआ वो इनके लिए जो है एक बोझ है, क्योंकि जो दिहाड़ीदार तबका है वो पेट्रोल जो है अपने बाइक में डाल के काम पे जाए, काम पे निकल जाए या अपने बच्चों को पालें। जब इनसे भी हमारी बात हुई, क्योंकि बहुत सारे शहरी जो है पेट्रोल पंप पे यहाँ पे आ चुके हैं, जो पेट्रोल भर के जो है यहाँ से जा रहे हैं, इनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम जो है अपने बच्चों को पालें, पेट्रोल जो है बाइक में डाल के काम पे जाएँ, क्या करें। एक तरफ जो है गवर्नमेंट ये कहती है हम रिलीफ देने में लगे हुए हैं, हम जो है बाकायदा तौर पर आवाम के लिए जो है सहूलियात दे रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है और इस तरह जो है काफ़ी उनको मुश्किलात है। उनका ये कहना है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके जो है उनकी कीमतें गिराएं, कीमतें कम कर दें ताकि जो है वो उन्हें रिलीफ मिल सके। जी अच्छा मुमताज़, ये बताइएगा 12 बज चुके हैं, तो जैसा कि हमने देखा कि नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 12 बजे के बाद कीमतों का इतलाक हो जाएगा, तो जिस पेट्रोल पंप पर इस वक्त आप खड़े हैं, क्या यहाँ पर जो कीमतें हैं वो अपग्रेड कर दी गई हैं? जी बिल्कुल। मैं जिस पेट्रोल पंप पे अभी मौजूद हूँ, क्योंकि 12 बज गया है, घड़ी में 12 बज गया, उसके बाद जो है बाकायदा इतला हो चुका है और कीमतें जो है जिसमें इजाफा कर दिया गया है। ₹1 का बाकायदा तौर पर जो है पेट्रोल की कीमत में और ₹7 का जो है डीजल की कीमत में बाकायदा इजाफा कर दिया गया है और महंगा पेट्रोल और महंगा डीजल जो है लोगों को यहाँ पे मिलना शुरू हो गया है और लोग जो है यहाँ से भर के जा रहे हैं। और उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि 10 मिनट पहले जब हम यहाँ आ रहे थे, यहाँ से पेट्रोल भर के जा रहे थे, पेट्रोल पंप पर जा रहे थे, तो वहाँ जो है पेट्रोल की कीमत ₹1 कम थी और अभी जो है जो कीमत है वो ₹1 बढ़ा के हमें मिल रही है। जी सही। मुमताज़ शेखरी, यकीनी तौर पर पेट्रोल पंप के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, यकीनी तौर पर उनके लिए भी बहुत मुश्किल में इजाफा हो गया है। उनसे आपकी बात हुई, उनका इस हवाले से क्या कहना है, वो कितना इफेक्ट हुए हैं इस इजाफे से? जी बिल्कुल। पेट्रोल पंप क्योंकि कराची में बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पे जो दिहाड़ीदार तबका है, जो काम करने वाले मुलाजमीन है, वो ख़ास तौर पर जो है ज़्यादातर अपने बाइक्स पे आते हैं, वो पेट्रोल जो है उन्हें भी ख़रीदना पड़ता है। तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हमारे लिए भी जो है अब गुजर बसर बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। अब पेट्रोल पंप पे हम यहाँ पे जब काम कर रहे होते हैं 22 से 30,000, 40,000, ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 जो है 40,000 में हम यहाँ पे काम करते हैं। अब यहाँ से हम काम करते हैं दूर दराज इलाकों में, जहाँ हम बैठते हैं वहाँ से आते हैं यहाँ पे काम पे आना, पेट्रोल रोज़ाना
روزانہ کی بنیاد پر 250 سے 300 400 روپے تک جو ہمارا پیٹرول کا شہریوں کی خرچہ ہوتا مشکلات میں ہے. یقینی طور پر بہت اضافہ ہو گیا ہے. ممتاز شگری ہمارے نمائندے میں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے بری خبر آ گئی ہے. حکومت نے ایل پی جی کی قیمت میں فی کلو 3 روپے 68 پیسے کا اضافہ کر دیا. باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اوگرا کی جانب سے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کی نئی فی کلو قیمت 3 روپے 68 پیسے اضافے کے ساتھ 253 روپے 97 پیسے مقرر کر دی گئی، جبکہ ایل پی جی کے 11.8 کلو گرام سلنڈر کی نئی قیمت 2997 روپے ہو گئی ہے. ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق فروری 2025 کے لیے ہوگا. آپ کو بتائیں کہ ملزمان کے خلاف کراچی پولیس متحرک ہو گئی ہے. سرجانی پولیس کی ڈکیت گروہ اور بائک لفٹرز کے خلاف کارروائی. 3 روز میں کارروائی کے دوران 12 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا. بائک لفٹرز کے قبضے سے پستول، نقدی، موبائل فونز، اسلحہ اور مسروقہ موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لی گئی ہیں. ہمارے نمائندے مبشر حسین اس وقت ایس ایچ او سرجانی کے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے بات کرتے ہیں. جی مبشر. جی بالکل، گزشتہ 3 روز کے دوران جو ہے وہ تھانہ سرجانی پولیس کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے، جس میں موٹر سائیکل لفٹرز اور ڈکیت گینگ کے کارندوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. 12 ملزمان مجموعی طور پر ان کی تعداد ہے جو اس وقت تھانہ تحویل میں ہیں تھانہ سرجانی کے. میں تھانہ سرجانی میں ہی موجود ہوں. میرے ہمراہ غلام حسین پیر زادہ ہیں، ایس ایچ او سرجانی. سر، تمام تر بتائیے گا ان ملزمان کی گرفتاری کے متعلق اور انہوں نے کیا انکشاف کیا ہے؟ جی، یہ ایک سب سے پہلے ہمارے ٹوٹل یہ 3 گینگ ہیں جو ہم نے 3 روز میں بسٹ کیے ہیں. سب سے پہلا گینگ بین الصوبائی گروہ ہے جو بلوچستان اور کراچی میں جو ہے نا آپریٹ ہوتا ہے. کراچی میں جو ملزمان ہیں وہ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو موٹر سائیکل سنیچ کرتا ہے. بیچ میں مڈل مین ہوتے ہیں جو وہ چھینے ہوئے موٹر سائیکل اور موبائل فونز بلوچستان کے گروہ کے پاس پہنچاتے ہیں اور بلوچستان کا گروہ جو ہوتا ہے وہ ان کو آگے ڈسپوز آف کرتا ہے. تو اس میں ہم نے 5 ملزمان گرفتار کیے اور 6 موٹر سائیکل ان سے برآمد کی، 5 ویپنز برآمد ہوئے اور 15 پیس موبائل فون ہمیں ریکور ہوئے. اس کے بعد سیکنڈ ڈے ہمارا ایک انکاؤنٹر ہوا، وہ بھی ایک اسٹریٹ کرمنل گینگز تھا اور اسی بائک سنیچر گینگ سے ریلیٹڈ تھا اور اس میں 2 ملزمان ہمارے زخمی حالت میں گرفتار کیے. ان سے بھی سرقہ شدہ موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے، ویپن برآمد ہوئے ہیں. اور تھرڈ ڈے پھر ہمارا ایک اسٹریٹ کرمنل گروہ ہے جو کہ گلیوں اور شہر کے مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل چوری اور چھیننے کی وارداتیں اور اس کے ساتھ موبائل سنیچنگ اور باقی چیزیں کرتے تھے. وہ 5 ملزمان وہ گرفتار ہوئے ہیں. تو اللہ کے مہربانی سے ہم نے اپنی انت تک محنت، کوشش، ٹیکنیکل بیس اور گراؤنڈ انفارمیشن، اس کے علاوہ ہمارے افسران کی جو ہمارے اوپر ٹرسٹ ہے اور جو ان کی ہمت حوصلہ افزائی ہماری کرتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر. جی، جیسے کہ میرے ساتھ ایس ایچ او سرجانی موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو گرفتار ملزمان ہیں ان میں چند جو ہے وہ بین الصوبائی بائک لفٹر گروہ کے کارندے ہیں، کچھ جو ہے وہ ڈکیت گینگ سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے انکشاف میں ڈکیتی مزاحمت پر شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے کا بھی انکشاف کیا ہے. متعدد وارداتوں کا بھی جو ہے انکشاف کیا گیا ہے. ملزمان جو اس وقت تحویل میں ہیں تھانہ سرجانی پولیس کی، ان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. ان ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے ہیں. جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال ابراہیم حیدری میں روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد مریض نزلہ، زکام، کھانسی، جلدی امراض میں مبتلا ہو کر رپورٹ ہو رہے ہیں جن کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے ابراہیم رند ہسپتال کی ایمرجنسی میں موجود ہیں. مزید کیا صورتحال ہے وہاں پر، انہی سے جانتے ہیں. جی ابراہیم. جی دیکھیں، بالکل اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کی ساحلی پٹی پر واقع سندھ گورنمنٹ اسپتال ابراہیم حیدری میں، جہاں پر موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی رات گئے تک بھی مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ نزلہ، زکام اور کھانسی کے مریض یہاں پر رپورٹ ہو رہے ہیں اور روزانہ کی بنیادوں پہ رات میں 100 سے زائد مریض یہاں پر رپورٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ننے جو بچے ہیں وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر یہاں پر رپورٹ ہو رہے ہیں اور اسی طرح اپنا علاج کرا رہے ہیں. یہاں پہ ڈاکٹر بھی موجود ہیں. جبکہ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف اب اگر ہمارے کیمرہ مین
दिखा सकें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लाइनों में लोग लगे हुए हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार के साथ मुब्तला होकर यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पर डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है, इसी तरह दीगर वार्डों में भी जो है वो टीम मौजूद है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुतुब ज़मान साहब, उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। डॉक्टर कुतुब ज़मान साहब, आप बताइएगा कि क्या कहेंगे, साहिली पट्टी भी है, मरीज़ों को किस तरह यहाँ ट्रीट किया जा रहा है, कितनी तादाद में मरीज़ रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे हैं? 100 से ज़्यादा मरीज़ हमारे पास डेली रेगुलर आ रहे हैं। ठीक है, तो आजकल जैसे सीज़न चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी से गर्मी, हल्का फुल्का जो है ना वो गर्मी का भी चल रहा है, तो उसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस तरह के केसेस हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, 24 आवर्स हमारा हॉस्पिटल यहाँ पे जो है एक्टिव है, और यहाँ पे एमरजेंसीज भी हमारे पास आती है, लेकिन फिल वक्त जो हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो इसी तरह के, जैसे बुखार, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम। तो माशाल्लाह 24 घंटे हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और मेडिसिन, लेबॉरेटरी, सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं मरीज़ों को। सर साथ बताइए कि आवाम को भी हिदायत करेंगे कि एहतियाती तदाबीर क्या अपनाएं इस मौसम में? जी हाँ, इस मौसम में एहतियाती तदाबीर अपनाएं, और अपना ठंडे पानी को इस्तेमाल कम करें, ठंडा पानी ना यूज़ करें, मास्क इस्तेमाल करें, क्योंकि हवा में नमी ज़्यादा है, तो मास्क इस्तेमाल करें, उससे आपको सांसों की तकलीफ़ नहीं होगी, बीमारी वगैरह नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, कुतुब ज़मान साहब हमारे साथ थे, जिनका कहना था कि इस मौसम में भी ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं, और अभी भी इब्राहिम हैदरी अस्पताल की एमरजेंसी में 100 से ज़ायद मरीज़ सिर्फ एमरजेंसी में रात के वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि इसके अलावा ये साहिली पट्टी पर वाक़ है अस्पताल, तो इस हवाले से यहाँ पे जल्दी इमराज और दीगर इमराज में भी मुसलसल इजाफा रहता है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर मौजूद हैं रात गए तक, और यहाँ पर आने वाले मरीज़ों को भी तमाम तबी सहूलत फराम कर रहे हैं। जी, आपको बताएं कि बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज आई चंदरेग रोड समेत शहर के 14 मुकामात पर एहतजाज किया गया। एहतजाज में कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मानम जफर बोले कि इलेक्ट्रिक माफिया है जिसके खिलाफ इकदाम वक्त की ज़रूरत बन चुका है। रिपोर्ट करेंगे मुमताज़ शिकरी। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी फिर सड़कों पर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह आई चुंदरीगर रोड पर भी जमात इस्लामी के रहनुमाओं कारकुनान ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में मुनीम जफर ने कहा, आज पूरे कराची में 14 से जायद मकामात पर एहतजाज हो रहा है। हमारा मुतालबा है IPPs के साथ मुआहदे का फायदा आवाम तक पहुँचाया जाए कि इलेक्ट्रिक एक माफिया है, इसका सदेबाब होना वक्त की जरूरत है। हम तो ये मुतालबा करते हैं, हम तो ये बात करते हैं कि आपने जो वादे किए थे, आपने जो दावे किए थे, आप अपने वादों और अपने दावों के मुताबिक अमल भी करके दिखाओ। मुनीम जफर का मजीद कहना था, बिलावल कहते थे 300 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन ये दावा कहाँ गया। यहाँ कराची में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। IPPs के गठजोड़ में हुकूमत शरीक है। बिलावल साहब कहते थे कि 300 यूनिट फ्री कर दिए जाएंगे इक़्तिदार में आने के बाद, और जनाब मरियम नवाज साहिबा कहती थी कि हम इक़्तिदार में आने के बाद 200 यूनिट फ्री कर देंगे। ये सब झूठे दावे थे, ना 200 यूनिट फ्री हुए, ना 300 यूनिट फ्री हुए। एहतजाजी मुजाहिरे में मौजूद कारकुनान ने हाथों में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ प्ले कार्ड्स भी थाम रखे थे। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। आपको बताएं, MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर MD कैट के तलबा की वालिदैन के हमरा आमद हुई है। MD कैट के तलबा की सीनियर रहनुमा शबीर कायम खानी और दीगर से मुलाकात हुई। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी, रुकने सिंध असेंबली नजम मिर्जा और दीगर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। अपडेट कर रहे हैं इस मुलाकात से मुताल्लिक कि MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर MD कैट के तलबा की वालिदैन के हमरा आमद, MD कैट के तलबा की सीनियर रहनुमा शबीर कायम खानी और दीगर से मुलाकात हुई। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी, रुकने सिंध असेंबली नजम मिर्जा और दीगर भी मौजूद थे। MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर MD कैट के तलबा की वालिदैन के हमरा आमद हुई है। MD कैट के तलबा की सीनियर रहनुमा शबीर कायम खानी और दीगर से मुलाकात हुई। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी, रुकने सिंध असेंबली नजम मिर्जा और दीगर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। और नाजरीन, शहर में POS कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तारिक रोड में POS कवानीन की खिलाफ वर्जी पर दूसरी अहम कार्रवाई अमल में लाई गई। RTO 1 ने जूतों की एक बड़ी आउटलेट को सील कर दिया। RTO 1 ने सेल्स टैक्स कवानीन 2006 के रूल 150 ZEP के तहत कार्रवाई करते हुए जूतों की एक बड़ी आउटलेट को सील कर दिया।
आरटीओ हुकाम के मुताबिक मज़कूरा आउटलेट ना सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड थी और ना ही पीओएस सिस्टम से मुंसलिक थी। इस मौका पर चीफ कमिश्नर डॉक्टर फ़हीम मोहम्मद ने कहा कि पीओएस कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ होंगी। ताजिर बरादरी पीओएस कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक के विफाकी मुहतसिब के फैसले पर अमल दरामद न करने पर MQM पाकिस्तान मैदान में आ गई है। रुकने सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने विफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीज़न को एक बार फिर से ख़त लिख दिया, जिसमें सूबाई असम्बली के हल्के PS 102 में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। खत में यह लिखा गया कि इलेक्ट्रिक गैर एलानिया लोड शेडिंग करके नेपरा कवानीन और विफाकी मुहतसिब के फैसले की खिलाफ वर्जी कर रही है। PS 102 में लोड शेडिंग से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जारी है। वक्फे से बिजली बंद की जा रही है कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया जनरल मैनेजर ऑपरेशन नवीद महमूद, डेप्यूटी डायरेक्टर डेप्यूटेशन अबसार अली खान तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार हैं कि इलेक्ट्रिक को पाबंद किया जाए कि वो विफाकी मुहतसिब के फैसले और नेपरा कवानीन पर अमल दरामद करे। खत की कॉपी विफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डायरेक्टर रजिस्ट्रार ऑफिस नेपरा मसरूर खान को भी इरसाल की गई है। उधर सिंध की सरकारी जामियात में असातिज़ा का एहतजाज 12वें रोज़ में दाखिल हो गया। फेपवासा की कॉल पर सिंध की जामियात में क्लासेस का बॉयकॉट जारी है। फेपवासा पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर की जामियात में यौम सया मनाया जा रहा है। फेपवासा सिंध ने कहा कि वज़ीर आला सिंध तरमीमी एक्ट फौरी मनसूख करें। सिंध की सरकारी जामियात में ब्यूरोक्रेट्स वीसी कबूल नहीं किए जाएंगे। एक्ट की मनसूखी तक सिंध की जामियात में तदरीसी अमल गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल रहेगा। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने भी कॉलेजेस के बॉयकॉट का इंदिया दे दिया। आपको बताएं कि जिना टाउन काउंसिल KMC को हटाने की करारदाद पर म्यूनसिपल कमिश्नर का मौक़िफ़ सामने आ गया है। इलाही बख्श भाबन कहते हैं चेयरमैन जिना टाउन काबिल एहतराम है, हो सकता है उन्हें किसी ने मिसगाइड किया हो। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। कमिश्नर जिना टाउन के खिलाफ करारदाद, इलाही बख्श का मौक़िफ़ आ गया। कौंसिल की करारदाद को गलत फहमी का नतीजा करार दे दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर जिना टाउन इलाही बख्श ने कहा कि पार्कों में कमर्शियल सरगर्मियां जारी थी। अवामी शिकायत पर कार्रवाई के लिए रीजनल डायरेक्टर कराची को खत लिखकर मदद तलब की थी। मुझे जो है वो काफ़ी कंप्लेंट्स मौसूल हुई अपना सिटीजन्स की तरफ से, तो इस पे जो है वो जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, कुछ पार्क्स पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही थी। पर्दा पार्क हो गया, PIB पार्क हो गया, शाहीन पार्क हो गया। तो उस हवाले से मैंने जो है वो रीजनल डायरेक्टर साहब को एक लेटर लिख दिया था कि इनक्रोच जो पार्क्स हैं उसके तजावुज़ात हटाने में हमारी मदद की जाए। अपने खिलाफ कौंसिल की करारदाद मंजूरी को म्यूनसिपल कमिश्नर इलाही बख्श ने किसी गलत फहमी का नतीजा करार दे दिया। नहीं, ऐसे नहीं है, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं अपना काम कर रहा था, मेरा किसी के साथ कोई वो पर्सनल नहीं है। और उन्होंने तो मुझे नाअहल कहा, हालांकि 15 महीने में जब मैंने पार्क्स थे उनके पार्क्स को ब्यूटिफिकेशन में मैंने उनकी मदद की। उसके अलावा पेवर ब्लॉक्स के काम थे, विंचिंग मशीन्स थी, पंजाब से जो है वो गार्बेज लिफ्टर्स के जो हैं वो रक्षास मंगाए गए, लाइट्स परचेज करके दी, तो उन्होंने मुझे गले भी लगाया। म्यूनसिपल कमिश्नर जिना टाउन इलाही बख्श ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो कानून की पासदारी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कैमरामैन इमरान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं, कौमी एयरलाइन के मुलाजमीन के पेंशन फंड के 400 करोड़ रुपए से ज़ायद गायब हो गए। PIA पायलट्स की तंजीम पाल्पा के अहदेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेंशन फंड्स में हेर फेर और 400 करोड़ रुपए के गबन की तहकीकात NAB और FIA से करवाई जाए। रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार। जमीन निकल गई या आसमान खा गया, PIA पेंशनर्स को बड़ा धचका। जिंदगी भर फिजाई सफरी सहूलियात फराम करने वाले रिटायर्ड पायलट्स सर पकड़ के बैठ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी एयरलाइंस के मुलाजमीन के पेंशन फंड्स के 400 करोड़ से ज्यादा रुपए गायब होने का इंकशाफ कर डाला। पाल्पा हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PIA के रिटायर्ड पायलट्स की पेंशन कमेटी के रहनुमा कैप्टन बशारत चौधरी समेत कमेटी के दीगर अरकान ने इंकशाफ किया कि मुलाजमीन के पेंशन फंड के 400 करोड़ रुपए से ज्यादा गायब कर दिए गए हैं। पेंशन फंड जो है वो तमाम PIA एम्प्लॉइज का होता है, उसके अंदर 400 करोड़ जो है वो हमारे फंड में जो होना चाहिए वो पैसा गायब है। वो पैसा 400 करोड़ किधर गया उसका कोई इंफॉर्मेशन किसी को नहीं पता, वो कहाँ जमा है। और वो कहते तो है
کہ جی وہ فنڈ موجود ہے, اس کا کوئی آڈٹ رپورٹ نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ ویئر از دیٹ منی. کیپٹن بشارت چودھری نے بتایا کہ اس معاملے پر سی ای او پی آئی اے نے ملاقاتوں میں اعتراف کیا کہ یہ ہماری انتظامی غلطی ہے, لیکن انتظامیہ کے پاس دینے کو پیسے نہیں ہیں. پی اے رولز تمام اس کے تحت جو بھی ہماری کیلکولیشن ہے وہ صحیح انہوں نے نہیں کی. مثلا آپ کو اگر 1 لاکھ روپیہ یا 1.5 لاکھ روپیہ کسی کی پینشن بنتی ہے تو اس کو 25,000 روپیہ دیا جا رہا ہے. اس ریشو سے ڈراسٹکلی انہوں نے فگرز کو مولڈ کر کے چینج کر دیا. کمیٹی کے دیگر اراکین کا کہنا تھا کہ پینشن فنڈ کا فورنزک آڈٹ کرایا جائے. ہمارے ہاں ہمارے لوگوں کو ریٹائر ہوئے 15 سے 20 سال ہو گئے ہیں. اب جو سینئرز ہیں ان کی پینشن منیمم 1,800 روپے ہے یا 2,000 روپے ہے. اب یہ ہے اس کے بعد جب گورنمنٹ آف پاکستان پینشن بڑھاتی ہے بجٹ میں سارا کچھ اس کے مطابق اگر 10% بڑھائی ہے 15% بڑھائی ہے, ہماری سیلری اس طرح پینشن نہیں بڑھتی. کمیٹی کے اراکین کا کہنا تھا کہ پینشن ٹرسٹ فنڈ میں اسٹیک ہولڈرز کی کوئی نمائندگی نہیں ہے, اور تو اور پینشن ٹرسٹ کا 10 سال سے کوئی اجلاس بھی نہیں ہوا. کیمرامین نوید کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. دوسری جانب کراچی میں علم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی تعلیم اسکول میں رائج کرتے ہوئے 15 سال مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں ملک بھر سے ٹرسٹی سمیت سی ای اوز اور دیگر افراد نے شرکت کی. مقررین نے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے پر زور دیا. رپورٹ کریں گے ممتاز فکری. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کا کوئی کام شمع جلا جاتے. کراچی میں علم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام کیا گیا. مقامی ہال میں منعقد تقریب میں سٹی 21 سے گفتگو کرتے ہوئے افغانستان کے سفیر عبدالجبار ساخاری نے کہا, ہمیں قرآن شریف کے تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. علم فاؤنڈیشن پاکستان کے صوبوں میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہے, جو کہ قابل تعریف ہے. اصلی جو مقصد ہے یا جو انسانیت کو اونچائی تک لے جاتا ہے, انسانیت کو کامیابی تک لے جانے والا چیز قرآن ہے, اور یہ علم فاؤنڈیشن جو اس کی تعلیم میں کوشش جو کر رہا ہے, مجھے قوی امید ہے کہ بہت جلد پورا پاکستان میں اور گھر گھر میں انشاءاللہ علم قرآن داخل ہوگا. جبکہ سی ای او علم فاؤنڈیشن شاہزیب اعجاز نے کہا, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر تبدیلی لائی جائے, کیونکہ دور حاضر میں بچوں کی توجہ تعلیم کے بجائے ویڈیو گیم کی طرف ہو رہی ہے. بچوں میں تبدیلی قرآن مجید کی طرف سے لائی جا سکتی ہے. ہمیں لگتا ہے علم فاؤنڈیشن کے ذریعے بچوں میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. علم فاؤنڈیشن اساتذہ پہ بھی محنت کر رہے ہیں, بچوں پہ بھی محنت کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ایسی مطالعہ قرآن جیسی محنتیں اور نورانی قاعدے کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے پرنٹ کرنا, پبلش کرنا کہ بچہ خود بخود اس سے اٹریکٹ ہو, نہ کہ بچے کو زبردستی پڑھایا جائے. تقریب میں موجود دیگر افراد نے بھی علم فاؤنڈیشن کی خدمات کو خوب سراہا. تقریب میں ملک بھر سے علم فاؤنڈیشن کے ٹرسٹیز سمیت دیگر مہمانان و اہل علم کی بڑی تعداد شریک تھی. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ ممتاز شگری, سٹی 21.